राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। भारत जोड़ो तो उनका एक नारा है ही, लेकिन साथ ही साथ उनसे कहा गया पार्टी जोड़ो, परिवार जोड़ो, ये नारे भी गूंजने लगे। अखिलेश यादव बिल्कुल राहुल गांधी से राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो मिलती जुलती कहानी है। विरासत में बड़ा ताज मिला। अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां शुरुआती दौर में रहीं, लेकिन पिता ने उन्हें एक सही मौके पर बड़ा पद दे दिया, मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद में राजनीतिक रूप से उनका चेहरा बड़ा चेहरा बन गया। कोशिश राहुल गांधी को लेकर भी यही हुई, लेकिन राहुल गांधी को बहुत बड़ा मौका नहीं मिला, संघर्ष ज्यादा मिला है, अपोनेंट बहुत मजबूत रहे। अखिलेश यादव की भी यही कहानी रही है। इस बार वो चुनाव हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले से सीटें बढ़ी हैं, उनकी वोट प्रतिशत बढ़ा है, इससे उत्साहित हैं 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर। समाजवादी पार्टी अभी बीजेपी की मुख्य अपोनेंट भी दिखाई देती है, इस नैरेटिव को भी सेट करने में कामयाब दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की राह राहुल कैसे चल रहे हैं? अखिलेश यादव की तरह ऐसा कौन सा काम राहुल गांधी करने वाले हैं जिससे वो अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? अखिलेश यादव का कौन सा कदम राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है, ये जानते हैं और बड़ा दिलचस्प है ये। आपने अंदाजा लगा भी लिया होगा। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की नाराजगी को दूर कर परिवार को एकजुट किया। अब बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश की तरह राहुल गांधी भी अपने परिवार को एकजुट कर पाएंगे? और ये बात सिर्फ वरुण गांधी की अगर आप समझ रहे हैं तो वहां तक सीमित मत रहिएगा। गांधी परिवार का अहम हिस्सा है वरुण गांधी, लेकिन वरुण गांधी तक मामला सीमित नहीं है। राहुल गांधी के सामने अपने परिवार को एकजुट करने की जो बड़ी चुनौती है, वो गांधी परिवार से इतर और आगे भी जाती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग में मुलायम परिवार एक साथ उतर गया। जसवंत नगर विधानसभा सीट पर हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश के मंच पर शिवपाल आ गए। साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मंच पर मौजूद थे। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच की तनातनी लगातार सुर्खियां बनती रही थीं, लेकिन अखिलेश ने परिवार को एकजुट कर लिया। अखिलेश ने परिवार को एक मंच पर लाने की जो कोशिश की मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, वो जसवंत नगर में और फिर जिस तरह मैनपुरी की जीत मिली है और वहां पर योगदान जसवंत नगर का दिखाई देता है, जो कि शिवपाल यादव की विधानसभा सीट है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि परिवार साथ आता है तो लोगों में क्या मैसेज जाता है। मैनपुरी से सांसद बनी डिंपल यादव क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। डिंपल यादव जीत के बाद कार्यकर्ताओं के कई कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं। वहीं अब सपा प्रमुख को राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का भी साथ मिलता दिख रहा है। बीते चुनाव में अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस बार संभावना जताई जा रही है कि वो फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी में अक्षय यादव अभी से पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा सपा नेता क्षेत्र के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बीते दिनों के उनके दौरों पर गौर करें तो सपा नेता फिरोजाबाद में जनसंपर्क करते नजर आएंगे। आप देख रहे हैं, एक एक सीट पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। एक बार फिर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि क्या परिवार के लोगों को ही मौका दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जितने भी अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिंपल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव स्वयं हैं, हर सीट पर गुणागणित लगाया जाएगा, विनिंग पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा। राहुल गांधी ऐसा क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान? पहले तो परंपरागत सीटें हैं, अमेठी, रायबरेली और अब 2 सीटें और जुड़ सकती हैं, सुल्तानपुर, पीलीभीत। हालांकि थोड़ा दूर की कौड़ी है, लेकिन परिवार एकजुट हुआ तो 3-4 सीटों पर समीकरण तो बिल्कुल अलग हो सकता। अमेठी में वापसी करने की बातें उठ रही हैं और बहुत संभव है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। दूसरा, रायबरेली से सोनिया जी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब वो आराम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन प्रियंका को अब बड़े लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी है, तो हो सकता है रायबरेली से एक बड़ा मैसेज दिया जाए। इंदिरा गांधी की छवि को देखा जाता है प्रियंका गांधी में, तो वो भी एक बड़ा सियासी गणित हो सकता है। लेकिन इससे पहले परिवार को एकजुट करें, और कई और ऐसे चेहरे हैं जिनको राहुल गांधी ने यदि अपने साथ जोड़ लिया तो परिवार और मजबूत हो जाएगा। कैसे, वो सियासी गणित बताते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव वाला गणित और समझिए। कई चेहरे तो आ गए हैं।
संभावनाएं जताई जा रही है कि शिवपाल के बाद अपर्णा यादव भी क्या सपा में वापसी करके परिवार का मनोबल बढ़ा सकती है। देखिए, अपरोक्ष रूप से बेशक अपर्णा यादव निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। वो बड़ी फैन है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की। कई मंचों पर उन्होंने कहा है, वो पार्टी के कार्यक्रमों में रहती हैं साथ में, लेकिन परिवार को उन्होंने प्राथमिकता दी। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैनपुरी में वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं गई। वो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद स्थिति को स्पष्ट कर चुकी थी। परिवार परिवार है। अब बीजेपी में कोई बड़ा पद तो मिला नहीं है। अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और वो भी ऐसे समय पर जब अखिलेश यादव नेताजी की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने वही स्टैंड लिया है जो नेताजी का था। नेताजी के रहने से परिवार जुड़ा हुआ था, ये एक मान्यता थी। और अब सबसे बड़े परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो वैसे तो शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव चाचा अभी भी उनके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब शिवपाल यादव स्वयं कहते हैं कि छोटे नेताजी अब अखिलेश जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो वो एक अभिभावक की भूमिका में दिखाई देते हैं। अब परिपक्वता भी है, अब उनके अंदर काफ़ी परिपक्व हुए हैं वो, और परिपक्वता इससे भी समझ में आती है कि वो परिवार के लोगों को एक एक करके जोड़ रहे हैं। तो क्या अपर्णा यादव को दूर रखेंगे, बड़ा सवाल है। अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने पर शिवपाल ने भी चुप्पी तोड़ी। बीते दिनों मीडिया में बातचीत करते हुए शिवपाल से पूछा गया था कि आपके सपा में शामिल होने के बाद क्या आपके परिवार की बहू अपर्णा यादव भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। इस पर शिवपाल ने कहा कि सपा से जो भी जुड़ा है उसे समाजवादी पार्टी में आना ही चाहिए। अपर्णा यादव हमारे परिवार की बहू है, सुख दुख तीज त्योहार हर समय हमारी उनसे बात होती रहती, इतना भर कहा था। अपर्णा यादव को भाजपा में कोई बड़ा पद नहीं मिला है। अब क्या परिवार को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव की राह पर राहुल गांधी चलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल यही कहानी अब इधर समझिए आप। अखिलेश यादव वाली कहानी देख ली आपने। अपर्णा यादव जो है वो नाराज होकर गई। वो राजनीतिक भी था और बहुत पारिवारिक खींचतान भी थी, लेकिन देखिए आप, रिश्तों में जब सुधार लाया जाता है तो उससे सबका फायदा होता है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सुनने वालों को, अच्छा लगता है परिवार के इन सदस्यों को। किसी फिल्मी कहानी की तरह लगता है, हकीकत है। लेकिन वरुण गांधी, राहुल गांधी की जो दूरियां दिखती हैं वो भी लगभग ऐसी। इन दोनों में तो कोई दूरियां नहीं रही। ये तो बहुत छोटे थे जिस समय ये दूरियां बनी थी, और फिर उसके बाद में लंबा समय चलता रहा। फिर वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से बेशक अलग अलग रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ये पहला परिवार है। ऐसे कई परिवार रहे। सिंधिया परिवार में यशोधरा राजे सिंधिया पहले से बहुत अलग थी, माधवराव सिंधिया अलग थे, वसुंधरा राजे सिंधिया इनका अपना। तो ये खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बहरहाल, वरुण गांधी को पार्टी में शामिल कर परिवार को एकजुट करने की कोशिश क्या राहुल गांधी करेंगे, और क्या राहुल गांधी अपने परिवार को एकजुट कर पाएंगे, बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में एक और कांग्रेस के लिहाज से। अब अखिलेश की राह कैसे चल सकते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह बड़ी भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में दिखाई देते हैं, लगभग कांग्रेस में वही स्थिति इस वक्त राहुल गांधी की दिखाई देती है। राहुल गांधी के विषय में आप कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूरी राजनीति इस वक्त उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। उनका चेहरा, उनका नेतृत्व, वो क्या सोच रहे हैं, उनके करीब कौन है, उनसे दूर कौन है, इसके इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति है। निर्णय भी उनका है। अगर वो वरुण गांधी को लाने की बात कहते तो बेशक वो बार बार कहते रहे मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए, वो तय करेंगे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी चाहेंगे तो ये पूरी तरह से संभव है। वरुण गांधी ऐसा चाहते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस अच्छे नेताओं से लगातार खाली होती जा रही थी, ये भी एक परेशानी का सबब है। कांग्रेस से बहुत टूट कर गए हैं नेता अन्य दलों में, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा नेता आए, ये कांग्रेस की एक जीत की तरह होगा, एक ऐसे मौके पर जब सब छोड़ कर जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में काफी बदलाव आया है हाल के दिनों में। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के वर्षों से वफादार रहे नेता उनका साथ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ने विपरीत विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़ा नाम है, और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी का साथ नहीं थामा, लेकिन और उनकी उम्मीद भी बहुत जताई जाती है कि वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दूर है फिलहाल। आइए हम आपको बताते हैं कैसे दिग्गज नेताओं को पहले कांग्रेस ने खोया है, और किन किन को साथ में जोड़ना अखिलेश यादव की राह पर चलने जैसा होगा। और अखिलेश की इस रणनीति पर राहुल काम करते हैं तो कितना फायदा उनको हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ वरुण गांधी की नहीं है, और भी कई बड़े चेहरे हैं। तो पहले जान लीजिए कौन कौन से चेहरे क्यों और किन कारणों से गए हैं। क्या आपने कुछ पुराने नेताओं के बारे में जब भी जिक्र आता है तो इस ओर ध्यान दिया है कि कांग्रेस को छोड़कर जाने की एक बड़ी वजह जो है वो नेतृत्व का अभाव रही है।
और क्या नेतृत्व में अब खासा परिवर्तन देखने को मिलता है? और अगर ये बड़ी कमी दूर हुई है तो क्या कई नेता वापसी कर सकते हैं? वो भी तब जबकि अन्य दलों में जाने के बाद में उनको वो ना मिला हो जिसकी वो उम्मीद करते हुए पार्टी छोड़कर गए थे। कई ऐसे बड़े चेहरे जो कभी गांधी परिवार के करीब हुआ करते थे, राहुल गांधी उनकी वापसी करवा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में पार्टी छोड़ी तो गुलाम नबी आजाद ने पिछले साल ही सितंबर में इस्तीफा दिया था। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, एन बीरेन सिंह और प्रेमा खांडू, पीसी चाको, जयवीर शेरगिल, ये तो हाल के नाम है, जयवीर शेरगिल, इन्होंने कई दिग्गजों ने हाथ का साथ छोड़ दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा था। वो 23 साल तक पार्टी से जुड़े रहे थे। आज सबसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, बहुत कड़े शब्द राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने 1600 शब्दों के इस्तीफा पत्र को लिखा था और कहा था, राहुल गांधी अहंकारी हैं, असम कांग्रेस के विधायक तरुण गोगोई को हटाना चाहते थे, वो स्वार्थी हैं और उनकी सनक स्वभाव के हैं। मुझे और मेरी पत्नी को अपमानित किया गया, पार्टी परिवार की राजनीति को बढ़ावा देती है, इसने असम के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये सारी बातें जो हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा उस समय कहते रहे। अच्छा, पार्टी ने बीजेपी ने उनको मौका दिया और बड़ा मौका दिया, मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। आज वो स्टार चेहरा बन गए बीजेपी के, तो बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। एक और ऐसा ही स्टार बना लिया बीजेपी ने अपना, जो कभी कांग्रेस का स्टार हुआ करता था। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस से अपना 18 साल का नाता खत्म कर दिया। अब आप यूं देखें तो 2 साल का ही समय हुआ है, लेकिन आप देखिए 2 साल में बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि वो बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई। यही है राजनीति, पाला बदलते ही पूरा मामला बदल जाता है। बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा, नेतृत्व की भूमिका के लिए उन्हें कांग्रेस आलाकमान नजरअंदाज कर रहा था। वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा सीट के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। ये मध्य प्रदेश की खींचतान थी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलती थी दिग्विजय सिंह कमलनाथ की। क्या करते? जो स्थिति बनी हुई है सचिन पायलट की राजस्थान में, हालांकि वहां पे आमने सामने की लड़ाई कोई तीसरा पहलू नहीं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साथ में हो जाते थे तो ज्योतिरादित्य वैसे ही बहुत अलग थलग पड़ जाते थे। उनमें आपस में भी चलता है मामला, लेकिन जब बात है ज्योतिरादित्य से निपटने की तो साथ में है। अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ये कहते थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब पार्टी में रहकर ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने कांग्रेस को छोड़ा, जो कभी गांधी परिवार के बहुत करीबी सदस्य के तौर पर देखे जाते थे, परिवार के सदस्य के तौर। अभी मैंने कहा परिवार जोड़ने की बात है तो अखिलेश यादव का आपने पूरा देखा कि किस तरीके से अखिलेश जो है वो अपने परिवार को जोड़ने में लगे। अब क्या राहुल की बारी है परिवार को जोड़ने की। गुलाम नबी आजाद, हाल की बात, 26 अगस्त 2022 को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। 5 पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी। राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस के पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया। ये कहा, आजाद 1975 से लेकर 2015 तक कई अहम पदों पर रहे। 1975 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की थी और 2015 में राज्यसभा सांसद बनाए गए थे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण रहे। जयवीर शेरगिल एक और नाम है, टेलीविजन का बड़ा चेहरा बन गए थे, कांग्रेस का चेहरा बन गए थे। 24 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस में चाटुकारिता का आरोप लगाया। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। पार्टी में निजी हितों को प्राथमिकता मिल रही है जबकि सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की जा रही है। एक और नाम कुलदीप बिश्नोई का, हरियाणा के हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई। पिछले साल 3 अगस्त को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले जून में कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित भी किया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी जेजेपी समर्थित प्रत्याशी को सपोर्ट किया था। इस्तीफे को लेकर कहा था कि वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अप्रैल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक पूर्व विधायक उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये बात कुलदीप को रास नहीं आई। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा, लेकिन उनको वक्त भी नहीं दिया गया। कपिल सिब्बल, इसको मैं मानता हूं बड़ा झटका। कपिल सिब्बल बहुत ही सुलझे हुए नेता है, बड़ा समझदार नेता माने जाते हैं और सदी हुई बात भी करते थे, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे। आपको याद होगा जयराम रमेश ने अभी कपिल सिब्बल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कंपैरिजन रखा था। तो सिंधिया के बारे में कहा कि गद्दारी है, अगर छोड़ना है पार्टी तो जैसे कपिल सिब्बल ने छोड़ा अपनी जो भी उनकी दिक्कतें रही होंगी, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जिसके साथ। ये बात सही है।
16 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त कहा था, कांग्रेस और मेरे रिश्तों में कोई खटास नहीं है, कांग्रेस से इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इस्तीफा देने का वक्त आ गया था। मुझे अगर निर्दलीय के तौर पर सदन में जगह मिलती है तो मैं एक आज़ाद प्रतिनिधि के तौर पर संसद में आवाज़ उठाऊंगा। वो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्री रह चुके हैं, मतलब कितने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। चांदनी चौक से 2009 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। अब सुनील जाखड़ की बात करते हैं। 14 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस से 50 साल का नाता तोड़ा। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन पार्टी के सभी पद उनसे छीन लेने से उनका दिल टूट गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अंबिका सोनी ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी सवाल खड़े किए थे। बीजेपी में जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रवाद का साथ देना है। वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अबोहर से 2002 से 2017 तक 3 बार चुने गए। 2012 से 2017 तक वो विपक्ष के नेता रहे। अच्छा, एक बड़ा ताज़ा नाम है, मैं इनका भी जिक्र कर देता हूँ, हार्दिक पटेल। 18 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और गुजरात में बड़ा इम्पैक्ट कर दिया उन्होंने कहा था कि ये कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी देश हित और समाज हित के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। कांग्रेस विरोध की राजनीति तक सीमित है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण, सीएए, एनआरसी, धारा 370, जीएसटी लागू करने में बाधा थी। जब देश संकट में था तब हमारे नेता विदेश में थे। हार्दिक ने 2020 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब वो बीजेपी में है, मंत्री गुजरात सरकार में उनको बनाया गया। अश्विनी कुमार, 15 फरवरी 2022 को इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजते हुए कहा था कि वो पार्टी के बाहर रहकर समाज की अब ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। वो कांग्रेस के साथ 46 साल तक जुड़े रहे। वो 2002 से 2016 तक राज्यसभा के सांसद थे। वो पूर्व में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, केंद्रीय औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके। एक और बड़ा झटका लगा था आरपीएन सिंह, आपको याद होगा, राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल रहे आरपीएन सिंह ने 25 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा था, 32 सालों तक मैं ईमानदारी से पार्टी में रहा, पूरी लगन से मेहनत की, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा वो पार्टी रह नहीं गई है और ना वो सोच रह गई है जहां मैंने शुरुआत की थी। 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 में कुशीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और गृह राज्य मंत्री भी बने थे। 2014 और 19 के चुनाव में वो हार गए थे। सितंबर 2020 में उन्हें झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया। कितने महत्वपूर्ण थे। कई दिग्गजों ने कांग्रेस छोड़ी है। पिछले साल जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 2021 के बीच हुए चुनाव के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बड़े बड़े नाम तो आपको पता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 177 सांसदों और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कहा है। 2016 और 2020 के बीच दल बदल कराने वाले लगभग 45% विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में गुलाम नबी आज़ाद, अश्विनी कुमार सिंह, आरपीएन सिंह, जयवीर शेखिल, नरेश रावल, राजू परमार, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कई नेताओं ने छोड़ दी। इसके बाद 2021 की अमरिंदर सिंह, कीर्ति आज़ाद, पीसी चाको, अभिजीत मुखर्जी, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, गोविंद दास, विजयन थॉमस, ए नरसिम्हन, वीएम सुधीरन, लुइंजिनियो फलेरो, मुकुल संगमा, अदिति सिंह, रवि एस नाइक, ललितेश त्रिपाठी, इन्होंने पार्टी छोड़ी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुशबू सुंदर ने पार्टी छोड़ दी। 2019 में उर्मिला मातोंडकर, संजय सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, नारायण राणे, एसएम कृष्णा, मौसम नूर, अल्पेश ठाकुर, कृपाशंकर सिंह, पनबाका लक्ष्मी, एपी अब्दुल्ला कुट्टी, जिनको निष्कासित किया गया, इन्होंने छोड़ी नहीं, राधा कृष्ण विखे पाटिल, भुवनेश्वर कलिता, टॉम वडक्कन, चंद्रकांत कवलेकर, इन्होंने भी पार्टी छोड़ी। 2018 में अशोक चौधरी, यानथुंगो पैटर्न, अलेक्जेंडर लालू हैकी ने पार्टी छोड़ी। तो अलग अलग जगहों पर आप देखिए, जो राज्यवार भी कई दिक्कतें हुई हैं। 2017 में एनडी तिवारी, ये अब पुरानी, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये नया सिलसिला है। अगर बात करें थोड़ा इतिहास में जाएं तो पहले भी ये सब होता रहा है। जो आप ममता बनर्जी देखते हैं और शरद पवार देखते हैं, आप ये बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस की इमेज हुआ करते थे एक समय पे। पार्टी छोड़ी और पार्टी अपनी बनाई और कांग्रेस के खिलाफ जो है वो बड़ी ताकत बन गए। पश्चिम बंगाल ही देख लीजिए, कांग्रेस कहाँ है और ममता बनर्जी कहाँ है। तो ये देखिए, ऐसा भी होता है कई बार। ये चीज़ को ख़त्म करना, ये जो क्षत्रप खड़े हुए हैं, ये अपनी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने परिवार को एक करें, रूठे हुओं को मनाए, साथ में लेकर आए। 2017 में एनडी तिवारी, शंकर सिंह वाघेला, रवि किशन, बरखा शुक्ला सिंह, यशपाल आर्य, विश्वजीत राणे, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। 2016 में रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा,
और ये सब बड़े बड़े चेहरे थे एक समय पर। आज आपको लगता होगा अरे ये भी कभी रहे, कई नए बच्चे हैं उनको ऐसा लगता होगा। इनको हमने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर देखा है, हमारे साथ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अब सब बीजेपी का ज़्यादातर हिस्सा है। एन बीरेन सिंह है, अजीत जोगी अब रहे नहीं, पेमा खांडू उन्होंने भी छोड़ दी थी, हरक सिंह रावत हैं, सुदीप राय बर्मन है, पार्टी छोड़ी इन लोगों ने। 2015 में बात करें तो जयंती नटराजन, हेमंत बिस्वा शर्मा, गिरधर गमंग, अब्दुल गनी वकील ने पार्टी छोड़ी। 2014 में जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज जी के, वसंत दुगुबाती, पुरंदेश्वरी, वीरेंद्र सिंह, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी। ऐसा नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है। और ऐसे अगर आप सांसदों विधायकों के लिहाज से सोचेंगे तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ी। क्यों छोड़ी पार्टी? कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस में उनको एक दिशाहीनता और नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, और था भी। राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालना नहीं चाहते थे, सोनिया गांधी थक चुकी थी, और फिर उसके बाद तो जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है वो इतना ज़बरदस्त रहा है, उनकी लोकप्रियता भी इतनी चरम पर रही है कि कुछ कांग्रेस कमज़ोर थी और कुछ बीजेपी मजबूत होती चली गई। बीजेपी जैसे जैसे मजबूत होती गई उसके अनुपात में कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से इतनी कमज़ोर होती गई कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है उसकी बातें और घोषणाएं होने लगी और लोगों को लगने भी लगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से एक नई ऑक्सीजन मिली, हिमाचल की जीत से एक नई ऑक्सीजन मिली, राजस्थान में जिस तरह से संगठन काम कर रहा है और लड़ाई चल रही, अंदरूनी लड़ाई भी ये बताती है कि पार्टी में अभी इस समय उम्मीदें बरकरार है, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब में देखा था आपने, आखिर में किसी को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था, सबको ये समझ में आ गया था कि इस बार मामला हाथ से निकला। और गुजरात में भी जिस तरह की शांति आपने देखी उसकी वजह, तो जहाँ पर घमासान, जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति हो, जैसे राजस्थान की राजनीति है, छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल ठीक है निर्विवाद रूप से चल रहे हैं, पर अंदरूनी राजनीति में बहुत स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती, कोई बड़ा चेहरा उनके सामने नहीं दिखाई पड़ता। हिमाचल में जरूर थी आपसी खींचतान, लेकिन उसको समाव मैनेज किया गया है, सुक्खू बन गए, और वीरभद्र सिंह का परिवार और उनका आमना से जो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह और सुक्खू को लेकर चलो। खैर ये सारे बहुत सारे राजनीतिक गुणागणित हैं। जब आप पार्टी में एक अभिभावक या एक नेता की भूमिका में होते तो ये सब मैनेज करना पड़ता है, ये जितनी खटर पटर चलती है। इसको राहुल गांधी कितने मंझे हुए राजनेता के अंदाज में संभाल पाते हैं, ये बहुत महत्व की बात रहने वाली है। और इसमें मैंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन लोगों का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ये अभी भी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिनको संभाला जा सकता है, और राहुल गांधी निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक बात है जहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की परीक्षा भी है। अखिलेश की राह पर क्या राहुल गांधी चल पाएंगे, इसी बात से सिद्ध होगा कि क्या अखिलेश के लिए चुनौती उतनी बड़ी नहीं जितनी राहुल गांधी के लिए। हालांकि थोड़ा इनजस्टिस दिखाई पड़ता है अखिलेश को, उत्तर प्रदेश में अपने परिवार को संभालना है। राहुल गांधी का परिवार देखा जाए तो गांधी परिवार से इतर बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का, बहुत सबसे पुरानी पार्टी है देश की, तो चुनौती है। लेकिन अगर इस चुनौती पर इसी मॉडल के अंदाज में, या जैसे अखिलेश चल रहे हैं इसी अंदाज में वो चलते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल के लिए बड़ी जीत होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।